बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक जी हमारा प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड। प्रॉपर्टी टैक्स एक मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि लॉ के अंदर क्या क्या क्लॉजेज हैं और क्या क्या अवेलेबल हैं, उसके अंदर कौन सी इनकम है जो रेंटल इनकम में कंसिडर होती है और कौन से एक्सपेंसेस हैं जो उनको आप लेस करके जो नेट अमाउंट आएगी उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। ये चीज़ें सारी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देख लें तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कन्फ्यूजन्स काफ़ी कम हो जाएंगी। यहाँ पे अब सिनेरियो ये है जी, हमने एक पर्सन की रेंटल इनकम कैलकुलेट करनी है और उसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा वो भी कैलकुलेशन करनी है। तो ये एक सिनेरियो मैंने बनाया हुआ है एक्सेल के अंदर। यहाँ पे इन साहब की जो लास्ट ईयर की रिटर्न थी उसमें से मुझे डाटा मिल गया, मैंने वो डाटा यहाँ पे पुटअप कर लिया है। इनकी जो टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी वो 4.7 मिलियन थी। यहाँ पे इसका सम लगा हुआ है टोटल इनकम का, और ये येलो लाइन टोटल एक्सपेंसेस को शो कर रही है जो उनको अलाउड हैं टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। इसका एक सम है 2.2 मिलियन एक्सपेंस था और 4.7 मिलियन टोटल रेंटल इनकम थी, और नेट इनकम जो है वो 2.5 बन गई। 2.5 मिलियन के ऊपर उन्होंने टैक्स दे दिया। तो अभी हम करंट ईयर का इसी डाटा को कंसिडर करते हुए करंट ईयर की फिगर्स बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। रेंट 3,50,000 पर मंथ था, तो 3,50,000 को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। यूजली जो प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 10% इंक्रीज़ होती है उनमें। 3,50,000 इंटू 10%, तो 3,85,000 पे अब ये तकरीबन रेंट बन जाता है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें। के अंदर हम कॉमा प्लेस कर लेते हैं ताकि हमें फिगर्स एग्जैक्टली आइडिया हो सके। तो ये इनकी रेंटल इनकम बन गई जी। जो इस साल इन्होंने रेंट रिसीव किया है वो 4.6 मिलियन बन गया। नेक्स्ट हम कहते हैं जी 1/10 ऑफ द अमाउंट नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। ये वो चीज़ होती है कि आपने अगर ये नॉर्मली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में होता है, हमारे यहाँ इसको पगड़ी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि आपने पगड़ी या गुडविल कह लें आप, कि आपने एक लोकेशन की वजह से एक अपने टेनेंट से एक फिगर फिक्स करके ले लेते हैं कि भाई मैं इतनी अमाउंट तुमसे एज अ पगड़ी या एज अ गुडविल ऑफ द शॉप या रेंटल जो भी प्रॉपर्टी है उसकी लूँगा। उसकी किसी भी वजह से, लोकेशन की वजह से हो सकता है या उसकी कोई और वजह हो सकती है जिस वजह से ये हमारी इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस चल रही है। तो हम ये कहते हैं कि इनका कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं था, पगड़ी वगैरह या नॉन एडजस्टेबल रेंट या नॉन रिफंडेबल रेंट इन्होंने कोई नॉन रिफंडेबल एडवांस वगैरह कोई नहीं लिया हुआ इन्होंने, वो अमाउंट ज़ीरो है। नेक्स्ट इसके बाद था जी फॉरफिटेड डिपॉजिट। लास्ट ईयर में इनके पास 2 लाख रुपये आ रहे थे कि इनका जो टेनेंट था उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की थी, तो आपने उससे ज़्यादा पेनल्टी 2 लाख रुपए चार्ज कर दिए थे, तो वो उनकी इनकम में कंसिडर हो गए। इस साल में ऐसी कोई वायलेशन नहीं है तो आपका ये अमाउंट ज़ीरो है। इसके बाद रिकवरी ऑफ अनपेड इररिकवरेबल रेंट अलाउड एज डिडक्शन। ये वो सिनेरियो है कि आपको लास्ट ईयर की रिटर्न में कोई रेंट जो था किसी मंथ का रिसीव नहीं हुआ था और वो एज एक्सपेंस आपने क्लेम कर लिया था। अब बाद में अगर वो रेंट रिकवर हो गया है तो आप दोबारा से उसको इनकम में डालेंगे। तो यहाँ इन्होंने एक इररिकवरेबल रेंट जो है वो क्लेम किया था, इररिकवरेबल रेंट, ये 350,000 इसको हम कर देते हैं क्योंकि हमने रेंट वो लिया हुआ है। तो 350,000 इनका एक मंथ का रेंट था जो इनको नहीं मिला था उस ईयर में। तो उस ईयर में आपने इसको एज एक्सपेंस क्लेम कर लिया था। तो अब बाद में आके आपने रिकवरी की प्रोसीडिंग की है अपने टेनेंट के खिलाफ, तो आपको ये पैसे मिल गए हैं।
तो इस साल में आपकी ये इनकम में दोबारा से इंक्लूड हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें ही आपके प्रॉपर्टी इनकम में आई हैं। 4.6 मिलियन जो है वो रेंट है और 3,50,000 आपका इररिकवरेबल रेंट था जो लास्ट ईयर की रिटर्न में आपने एज एक्सपेंस क्लेम किया था और बाद में अब आपको रिसीव हो गया है, तो आप इसको इनकम में दोबारा से कंसिडर करेंगे। तो 4.9 मिलियन आपकी टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन गई है। इसके बाद ये बिल्डिंग का एक्सपेंस वही फिक्स फार्मूला है, 1/5 ऑफ द टोटल रेंट जो है ये आपको अलाउड है। और ये सेल जो है प्रॉपर्टी वाली रिटर्न में फिक्स्ड है। आप जैसे ही रेंट की इनकम रेंटल इनकम डालेंगे तो ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारा प्रीमियम था, ये हम इसको 10% इंक्रीज़ कर देते हैं। यूजुअली प्रीमियम्स इंक्रीज़ होते रहते हैं तो इसलिए हमने इंक्रीज़ कर दिया। प्रॉपर्टी रेंट भी तकरीबन आपका जो है हम कहते हैं कि 5% इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको हम 5% इंक्रीज़ कर देते हैं। ग्राउंड रेंट भी आपका 5% इंक्रीज़ हुआ तो इसको भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं जी। इंटरेस्ट आपने लोन लिया हुआ था, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया था, तो इंटरेस्ट की फिगर तकरीबन सेम ही होती हैं, तो हम इसको सेम ही रख लेते हैं। चेंज भी हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। HBFC या बैंकिंग फाइनेंस से कोई बोरिंग आपने और की हुई थी और उसके ऊपर आपने रेंट की मद में फ़िगर अदा की थी, ये फ़िगर चेंज होती है, इसको हम 3% इंक्रीज़ कर देते हैं। रेंट कलेक्शन एक्सपेंस आपका लास्ट ईयर में था, इस ईयर में नहीं है। लीगल चार्जेस लास्ट ईयर में थे, इस दफ़ा नहीं है। पिछली दफ़ा आपने प्रोसीडिंग्स वगैरह की थी कुछ अपने टेनेंट के ख़िलाफ़, और इस दफ़ा कोई इररिकवरेबल रेंट भी नहीं है, आपको 12 मंथ्स का पूरा रेंट मिला है। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ ट्रीटेड एज इनकम, ये वो सिनेरियो है जी कि आपने कोई लाइबिलिटी बुक की थी, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, 3 साल तक आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया, तो वो आपकी इनकम में दोबारा से ऐड बैक हो जाता है यहाँ इस वाले पोर्शन में। अच्छा, ये हमने रेंट की फिगर यहाँ पे डाल दी, ये यहाँ पे आएगी 3,50,000। यहाँ पे अनपेड लाइबिलिटीज़ हैं जो आपने कोई भी किसी को पेमेंट करनी थी और यहाँ एक्सपेंस वाले एरिया में आपने बुक की हुई थी और वो आपने पे नहीं की है, तो वो आपकी इनकम में दोबारा से इनकम का पोर्शन बन जाती है। तो इनकम का पोर्शन इस दफ़ा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और आपने जो लाइबिलिटी बुक की थी एज इनकम, वो जब आप 3 साल के बाद अगर आपने किसी टाइम पे कर दी है तो वो दोबारा से आप एक्सपेंस क्लेम कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर इन्होंने एक लाइबिलिटी को एज इनकम डिक्लेयर किया हुआ था और बाद में इन्होंने ये पे कर दिया है, तो हम इसको अब दोबारा से एक्सपेंस में क्लेम कर लेते हैं। अदर डिडक्शन में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आ सकते हैं और इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसा एक्सपेंस किया है जो इन ऊपर जो हेड ऑफ अकाउंट्स दिए हैं इनमें नहीं आ सकता, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं आप। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये 4% ऑफ द रेंट अमाउंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर एक्सीड करेगा तो ये आपको डिसअलाउ हो जाएगा और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है दोबारा से आपकी इनकम में कंसिडर करके आपका रेंट जो है रेंटल इनकम के ऊपर टैक्सेशन की दोबारा से कैलकुलेशन की जाएगी। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये एक एडमिनिस्ट्रेटर रखा हुआ था प्रॉपर्टी का जो जिसकी सैलरी 25,000 पर मंथ थी। वो साहब लुक आफ्टर करते थे प्रॉपर्टी के सारे मामलात और टेनेंट से सारी कोऑर्डिनेशन वगैरह करते थे। तो ये स्टिल वो वहाँ पे रखे हुए हमने, और अभी इनकी सैलरी जो है हम 25,000 से बढ़ा के हमने 30,000 कर दी, तो हम 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं। तो ये इनके टोटल एक्सपेंसेस बन गए जी 2.5 मिलियन, और ये इनकी टोटल इनकम बन गई 4.9 मिलियन, और नेट इनकम बन गई 2.4 मिलियन, जिसके ऊपर आपने प्रॉपर्टी का टैक्स देना है। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि 2.4 मिलियन के ऊपर नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन होगी। नॉर्मल से मतलब ये है कि यहाँ पे रेट वो लगेंगे जो इंडिविजुअल अदर देन सैलरीड पर्सन के रेट्स हैं।
जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अवेलेबल है वो लगेंगे। तो मैंने ये यहाँ पे रेट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करके नोट डाउन किए हुए हैं। यहाँ ये वो रेट्स हैं जो अदर देन सैलरीड पर्सन है और उसकी कोई बिजनेस इनकम है तो ये उससे रिलेटेड टैक्स है। तो नॉर्मल रिजीम में अगर प्रॉपर्टी इनकम को आप कंसिडर कर रहे हैं तो ये ही रेट जो है अप्लाई होंगे आपकी रेंटल इनकम पे टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 243675 है। इसको यहाँ पे हम लिंक कर लेते हैं ताकि हमें शीट में बार बार मूव ना करना पड़े। चौबीस लाख है जी। 24 लाख ये इस स्लैब में फॉल करेगा कि 24 लाख से अमाउंट ज़्यादा है। चौबीस लाख से अमाउंट ज़्यादा है और 30 लाख से कम है तो इस स्लैब में फॉल करेगा। इसमें टैक्स बनता है जी 2,50,000 रुपये फिक्स है और 20% है उस अमाउंट पे जो 24 लाख से एक्सीड करेगी। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि 24 लाख से कितना एक्सीड करता है। दिस माइनस 24 लाख तो 36,750 रुपये एक्सीड करते हैं तो इस पे अप्लाई करेंगे हम 20%। ये अमाउंट बन गई 7,350 और इस अमाउंट में फिक्स अमाउंट जो है वो ऐड करेंगे 2,50,000। तो ये इन सब का जो टैक्स है वो ये फिगर बन जाती है। $2,57,350। अब यही जो डाटा हमने सैम्पल डाटा बनाया है इसको हम आईरिस पे जाके इसको देखते हैं कि हमने कैसे पुटअप करना है और इस फाइनल रिटर्न को कैसे सबमिट करना है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं थोड़ी सी ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी इनकम है इसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स भी बनता है क्योंकि अमाउंट जो है 1.5 मिलियन से ज़्यादा है। तो आपका जो टेनेंट है उसको चाहिए था कि आपकी जो रेंटल इनकम है उसमें से विदहोल्ड करके आपको नेक्स्ट पेमेंट करता। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो साहब हैं इन्होंने इनका रेंट के ऊपर टैक्स भी काटा है और रेंट पे जो टैक्स है वो कितना बनता है उसकी कैलकुलेशन सेपरेट है। उसको भी हम जाके देख लेते हैं कि वो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी और वो कितनी अमाउंट बनती है। विदहोल्डिंग के रेट्स देखने हैं जी हमने, तो इसके लिए हम FBR की वेबसाइट पे जाते हैं। मेन वेबसाइट पे जाके विदहोल्डिंग रेट्स अवेलेबल हैं FBR की वेबसाइट पे। इसको हम यहाँ से देखेंगे कि इनकी जो रेंटल पेमेंट है इनके टेनेंट ने कितना टैक्स काटा हुआ है और किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। सेक्शन 155 जो रेंटल इनकम को रेंटल पेमेंट्स पे टैक्स को डील करता है, इसमें अब अवेलेबल जो स्लैब्स हैं वो इस तरीके से हैं। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और 3 लाख से 6 लाख तक 5% है और 6 लाख से 20 लाख तक 15,000 प्लस 10% है और जो अमाउंट एक्सीडिंग 20 लाख है उस पर 1,55,000 पर प्लस 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। तो ये जो लास्ट स्लैब है 4 नंबर यही इसी में फॉल करता है ये रेंट, क्योंकि ये 24 लाख अमाउंट है तो इसमें 1,55,000 और 25% होगा अमाउंट एक्सीडिंग 20 लाख का। तो इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं कि ये कितना अमाउंट बनती है। दिस माइनस 20 लाख बीस लाख 26 लाख 20,000 बन गया। और इस पे जो टैक्स है परसेंटेज है टैक्स की वो है जी
25%, मल्टीप्लाई बाय 25%, और इसमें फिक्स अमाउंट जो है वो स्लैब में अवेलेबल जो है उसको हमने ऐड करना है, और वो अमाउंट है 1,55,000 प्लस 30 प्लस 1,55,000, तो टोटल अमाउंट बन गई 8,10,000। और इसको उसने डिवाइड करना था 12 से कि 12 मंथ्स का रेंट देना है उसने, तो 67,500 की अमाउंट उसने आपके टेनेंट ने विद होल्ड करनी थी आपको पेमेंट करते हुए। प्रॉपर्टी पेमेंट अगेंस्ट रेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसके जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं वो सेक्शन में डिफाइन है, और इसमें जो कंपनीज हैं वो विद होल्डिंग एजेंट है, गवर्नमेंट है जो अगर विद होल्डिंग एजेंट है, और इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल आपको पे कर रहा है और जो रेंट की अमाउंट है वो 15 लाख एनुअल से इंक्रीज़ कर जाती है तो वो भी विद होल्डिंग एजेंट बन जाता है। और तो इस सिचुएशन में अगर आपका टेनेंट जो है वो टैक्स उसको काटना चाहिए था, अगर वो नहीं काटता तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है और वो उसको नोटिस वगैरह आ सकता है। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि इन साहब ने आपकी जो रेंटल पेमेंट थी उसके ऊपर उसने 60,500 मंथली बेसिस के ऊपर टैक्स काटा हुआ है, और इसका उन्होंने आपको CPRs दे दी हैं, और आपने MIS में जाके देख भी लिया है कि आपके नाम के ऊपर ये सारे टैक्सेस अपलोडेड हैं। तो ये वाली अमाउंट आप जो है विद होल्डिंग में कंसिडर करेंगे 67,500 इंटू 12, तो 8,10,000 रुपये जो है आपके टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है आपकी टोटल रेंटल इनकम से। अब हम आईरेस पे जाएंगे और आईरेस पे देखेंगे कि इनकी रिटर्न जो है वो कैसे फाइल होगी। आईरेस पे आप जाएंगे और डिक्लेरेशन के टैब के अंदर ये नॉर्मल रिटर्न, इंडिविजुअल, AOP, COY ये आप फाइल करेंगे। सबसे पहले पीरियड सेलेक्ट करना है, तो 2022 की आप रिटर्न कर रहे हैं, तो 2022 को आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप जाएंगे प्रॉपर्टी के अंदर, और प्रॉपर्टी में रिसीट्स एंड डिडक्शंस। तो ये है जी आईरेस के ऊपर प्रॉपर्टी इनकम का टैब, जिसके अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी इनकम को शो करना है। यहाँ पे रिलेटेड हमने डाटा सारा एक्सेल में बना लिया है, और अब हम जस्ट कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले आ गई रेंट की अमाउंट, रेंट रिसीव या रिसीवेबल ये आ गई। नेक्स्ट है जी इनका रिकवरी ऑफ अनपेड इररिकवरेबल रेंट अलाउड एज डिडक्शन, ये यहाँ पे आ गया। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि जो बिल्डिंग मेंटेनेंस की फिगर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है, और ये सेल जो है ये एडिटेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। आपको रेंट की मद में बिल्डिंग मेंटेनेंस और रिपेयर की मद में 9,94,000 रुपये ऑटोमेटिकली एडजस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट है जी इंश्योरेंस प्रीमियम है। इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने ये पे किया है इस दफ़ा। उसके बाद है जी लोकल रेट्स और टैक्सेस, इसके अंदर आपकी म्यूनसिपैलिटी के टैक्सेस आ जाते हैं या
और कोई लोकल टैक्स आपने पे किया है CDA को, प्रॉपर्टी टैक्स भी इसमें आ जाएगा। तो ये फिगर हमने डाल दी। इसके बाद ग्राउंड रेंट है जी। ग्राउंड रेंट अगर आपको चार्ज होता है CDA तो ग्राउंड रेंट चार्ज करता है फेडरल कैपिटल में, तो ये फिगर हमने डाल दी। उसके बाद है जी प्रॉफिट ऑन कैपिटल बोरिंग, ये फिगर हमने डाल दी। ये जितने भी हेड ऑफ अकाउंट्स हैं ये एक दूसरी वीडियो में मैंने डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं अभी, इसलिए मैं दोबारा उन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। अगर किसी को कोई चीज़ देखनी हो, समझनी हो, तो वो वहाँ पे जाके मेरी वो सेकंड वाली वीडियो देख सकते हैं। HPFC को आपने रेंटल पे किए हैं। इसके बाद पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ ट्रीटेड एज इनकम, ये वो लाइबिलिटी थी जो आपने पे नहीं की थी और आपने उसको एज इनकम ट्रीट किया था लास्ट ईयर की रिटर्न में, और करंट मंथ में आपको दोबारा से अलो हो गया। और लास्ट में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 3,60,000 की। तो ये हमने सारा डाटा पुटअप कर दिया। अब जस्ट हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम जाते हैं चार्जेबल टैक्स पेमेंट्स के सेक्शन में, और इसमें देखते हैं कि हमारी जो रेंट की कैलकुलेशन थी, रेंट पे टैक्स की कैलकुलेशन थी, वो कितनी बनी, 2,57,350। अब हमने कितना कैलकुलेट किया था उसको भी देख लेते हैं। ये एग्जैक्ट वही अमाउंट है जो हमने कैलकुलेट की थी। तो ये आपका जो प्रॉपर्टी इनकम है इसकी टैक्सेशन इस तरीके से होगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें हमने करनी है अभी कि जो आपको रेंटल पेमेंट के ऊपर आपके टेनेंट ने टैक्स विदहोल्ड किया था उस अमाउंट को एडजस्ट करना है। तो वो एडजस्टेबल टैक्सेस के पोर्शन में जाएंगे हम, और यहाँ पे हम रेंट में इसको पुटअप करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 155 ये यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे। यहाँ इस प्लस साइन को आप क्लिक करेंगे और यहाँ प्रॉपर्टी का एड्रेस देंगे, जो भी आपका एड्रेस था जहाँ से आपको रेंटल इनकम आई है, और यहाँ पे इसकी डिटेल देंगे जो भी आप देना चाहें। ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपने जो टोटल वैल्यू थी वो कितनी थी वो डालनी है। टोटल वैल्यू थी जी 4.6 मिलियन, 40,20,000। ये आपने पुटअप कर दी, और इस पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो आपने डाल देना 8,10,000। इसको आप कैलकुलेट कर लें। अब आप कंप्यूटेशन में जाके इसको फाइनल चेक कर लें कि आपका फाइनल टैक्स का क्या सिनेरियो बनेगा। तो ये 2,57,000 आपकी जो इनकम थी इसकी पे टैक्स बनता था, जबकि आपका जो विदहोल्डिंग टैक्स था वो 8,10,000 पे था। जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका वो रिफंड बन जाएगा। 5,52,650 रुपये आपका रिफंड है, जो इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और या आप एज अ रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। ये था जी प्रॉपर्टी इनकम या रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का कंप्लीट डिटेल। फर्स्ट वीडियो इसी सिलसिला का पार्ट है। उसके अंदर मैंने जो लॉज अवेलेबल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर वो डिटेल से डिस्कस किए हैं, और जो डिडक्शंस वगैरह अलाउड थी वो सारी भी डिटेल से डिस्कस किए हैं। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं और वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी
तो वो उस वीडियो को देखने से आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। मैंने यहाँ चीज़ें ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं की हैं। इस वीडियो में हमने एक सपोज करके एक हमने सिनेरियो बना के उनकी जो एक साहब हैं उनकी हमने रिटर्न भी फाइल कर दी और उनकी कैलकुलेशन हमने मैनुअल एक्सेल में भी करके सेव कर ली। एक्सेल में रिकॉर्ड्स रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आप आसानी होती है चीज़ें फाइनल रिटर्न में सबमिट करने के लिए। यहाँ रिकॉर्ड जो है आप इसका फुल ब्रेकअप डाल सकते हैं। इसके अंदर आप चीज़ें इजीली बाद में अगर आपको ट्रेस करनी हो तो वो इजीली हो सकती हैं। आईरेस के ऊपर डायरेक्ट चीज़ें पुटअप करने से वो चीज़ें ट्रेसेबल नहीं होती हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।